नमस्कार साथियों। आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा दोस्तों उससे रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, तो इस सीरीज के अंतर्गत अपन पिछले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों के बारे में लगातार इस सीरीज में चर्चा कर रहे हैं। और 2018 और 2019 का पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है और अभी दोस्तों अपना 2024 का प्रश्न पेपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 2024 के प्रश्न पेपर से संबंधित 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। और आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है साइंस से रिलेटेड होने वाली है। ठीक है, साइंस के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएगी दोस्तों उनके बारे में इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। छोटी सी वीडियो, लगभग 8 या 9 मिनट की वीडियो है। ठीक है, 20 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ये निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सहायता करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन है। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का विकास, ये सभी के सभी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने वाले मतलब कि ऑप्शन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में डिफरेंट क्या दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन जिसके अंतर्गत मतलब कि पदार्थ को उसकी वापस मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। लेकिन भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को वापस उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत उस पदार्थ को वापस उसकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। यानी कि अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रंग में परिवर्तन होता है और गैस का विकास होता है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे तन्य धातु कौन सी है। तो सबसे तन्य धातु की बात करें जिसको मतलब कि सबसे लंबा खींचा जा सकता है तार के रूप में। ठीक है, तन्य यानी तार के रूप में, मतलब कि बारीक रूप से सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है, तो वो कौन सा हो जाएगा। सोना है। ठीक है, गोल्ड है। नेक्स्ट देखिए। यस्दीकरण, यस्त लेपन स्टील और लोहे के जंग लगने से बचाने की विधि है जिसमें उन पर किसकी परत मतलब कि लगाई जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो शब्द है दोस्तों, दोनों यस्दीकरण और यस्त लेपन दोनों के दोनों मतलब कि जंग से बचाने के लिए एक स्टील स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए विधि है। ठीक है, यस्दीकरण और यस्त लेपन क्या है, स्टील और लोहे को जंग से बचाने की एक विधि है। और इस विधि में दोस्तों मतलब कि किसकी परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, तो ये परत किसकी होती है, जिंक की परत होती है जो कि लोहे और स्टील के ऊपर चढ़ाई जाती है। और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, यस्दीकरण या यस्द लेपन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए। अम्लीय गोल विलयन का पीएच मान वैल्यू क्या है दोस्तों। तो अम्लीय जो गोल होता है इसका विलयन का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है दोस्तों। तो अपने पीएच मान की बात करें तो 0 से लेकर 14 तक अपना पीएच मान होता है। ठीक है, बीच में 7 होता है जो कि उदासीन होता है। 7 से नीचे जाने पर दोस्तों अम्लीय माध्यम और 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय माध्यम मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम की बात की गई है। तो अम्लीय माध्यम कहाँ से होगा दोस्तों, 7 से कम का जो पीएच मान है ये अम्लीय विलयन या अम्लीय गोल का मान होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अधिकांश कार्बन यौगिक के कंपाउंड विद्युत धारा के क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अधिकांश जो कार्बनिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक या कंपाउंड्स विद्युत धारा के क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 85 के अंतर्गत खराब। ठीक है, अधिकांश कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, विद्युत धारा के खराब चालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए। इथेन की संरचना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको देखना पड़ेगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये जो 4-5 शब्द हैं इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मेथेन के लिए आपको 1 कार्बन का अणु देखने को मिलेगा। एथेन के लिए आपको 2 देखने पड़ेगी। और मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन के लिए आपको 3 कार्बन के अणु देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहली संरचना ए ऑप्शन के अंतर्गत आपको 1 कार्बन देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 कार्बन तो अपने मेथेन के लिए होता है। ठीक है, तो एथेन पूछा गया, इथेन पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, तो 2 कार्बन वाला अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, C2H6 ये इथेन का सूत्र है। नेक्स्ट देखिए। मानव प्राणियों में पोषण नाल या फिर एलिमेंट्री कैनल है, सबसे भाग कहाँ पर होता है। ठीक है, जो मानव प्राणी है दोस्तों इसमें जो अपनी आहार नाल होती है, आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग होता है अपनी छोटी आंत का भाग। नेक्स्ट देखिए। पौधे पादप के एरियल अंकुश से वाष्प के रूप में जल की क्षति हो जाना क्या कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं उनके जो एरियल अंग होते हैं उनसे वाष्प के रूप में जल की क्षति होना क्या कहलाता है। तो 88 के अंतर्गत अपना राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है,
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में दोस्तों क्या होता है, पौधे के जो अंग होते हैं, एरियल अंग, उनके द्वारा मतलब कि वाष्प के रूप में जल की क्षति होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त शर्करा स्तर को नियमित करने वाला हार्मोन कौन सा है? यानी कि ब्लड के अंतर्गत डायबिटीज वाला जो रोग हो जाता है उसको नियमित करने वाला हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन कौन सा होता है? इंसुलिन का हार्मोन होता है, ठीक है। ब्लड को संतुलित करने मतलब कि रक्त में शर्करा को संतुलित करने के लिए इंसुलिन का हार्मोन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों पादप हार्मोन की अपन बात करें तो इंसुलिन दोस्तों अपन डिस्कशन किया है कि यह डायबिटीज से संबंधित है, ठीक है। थायरोक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है। एस्ट्रोजन भी दोस्तों मतलब कि महिलाओं से संबंधित है। लेकिन साइटोकाइनिन जो ये हार्मोन है ये पादपों से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पुष्प के प्रजनन अंग कौन कौन से है? तो यहाँ पे दोस्तों पुष्प के जो प्रजनन अंग की बात करें तो ये कौन कौन से हो जाएगी? पंखुड़ी या बाह्यदल, पंखुड़ी और पुष्प केसर, पुष्प केसर और पुष्प योनि और स्त्री केसर। तो ये ऑप्शन अपना सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे इसकी अपन बात करें, मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्र के जोड़ों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मेरे पास जो किताब है उसके अंदर का जो राइट आंसर बता रखा 46 को बता रखा, 46 को बता रखा, लेकिन यहाँ पे जोड़ों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 23 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ों की मतलब की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जो गोलीय दर्पण होता है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे गोलीय दर्पण के अंतर्गत एक तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य संबंध क्या होता है? तो इसकी अपन बात करें तो 93 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? R बराबर 2F ये होता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या बराबर 2 इंटू फोकस दूरी। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होता है जब वस्तु को रखा जाता है। तो दोस्तों अवतल जो दर्पण होता है, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होता है, ठीक है। आभासी और सीधा होता है जब वस्तु को रखा जाता है। वस्तु को कहाँ पे रखेगी तब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा? अवतल दर्पण में। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 94 के अंतर्गत सी ऑप्शन अपना सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे कौन से रोग से पीड़ित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ तौर पर नहीं देख सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों ये जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष की अपन बात करें तो ये मतलब कि उल्टा होता है, ठीक है। निकट की वस्तु को तो देख सकता है, नज़दीक की वस्तु को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे दोस्तों दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, इसके लिए उल्टा आएगा, ठीक है। निकट दृष्टि दोष कह सकते हैं इसको, ठीक है, मायोपिया। सूर्य के प्रकाश के कारण तारा टिमटिमाता है। तो दोस्तों सूर्य का जो प्रकाश है के कारण टिमटिमाता है, तारा टिमटिमाता है। तो किस कारण से मतलब कि तारा टिमटिमाता है? तो यहाँ पे अपना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 96 में अपवर्तन के कारण, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण। नेक्स्ट देखिए, एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो एक परिपथ में दोस्तों विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एमआरपी या एमीटर जो यंत्र है दोस्तों विद्युत धारा के प्रवाह को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत शक्ति किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? तो विद्युत शक्ति की अपन बात करें तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विद्युत शक्ति P बराबर V इंटू आई, ठीक है। ये मतलब कि विद्युत शक्ति को व्यक्त करने वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने ये दर्शाया कि विद्युत और चुंबकीय संबंध घटना है दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित में से किसने ये दर्शाया कि विद्युत और चुंबकीय संबंधित घटना है, ठीक है। विद्युत और चुंबकीय जो घटना है ये एक संबंधित घटना है, ये दर्शाने वाला कौन सा मतलब कि वैज्ञानिक था? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओरस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, सोलेनाइड से जाने वाली धारा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो सोलेनाइड के अंदर जो धारा जाती है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान होता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक जैसा होता है।